राधे राधे दोस्तों। SRS एग्ज़ाम कैरियर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने MP पटवारी का सेट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानसभा में GST कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी असम। असम विधानसभा ने 12 मई 2017 को सर्वसम्मति से GST पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया था। इस तरह असम GST कानून को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। GST गुड्स एवं सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर, यह क्या 1 जुलाई 2017 से क्या कर दिया गया है? पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। GST क्या है? GST एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जैसे कि यह कैसी व्यवस्था है? यह व्यवस्था ऐसी है कि एक देश एक कर होना चाहिए, उस हिसाब की व्यवस्था क्या है? GST। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगलुरु में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी भोपाल में, ऑप्शन डी सतना में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वन अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में, कौन सी प्रयोगशाला के रूप में? वन अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कब की गई थी? 1938 में की गई थी। जब 1938 में इसकी स्थापना किसके रूप में की गई थी? वन अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में। लेकिन क्या हुआ? 5 दशक के बाद, कितने दशक के बाद? 5 दशक के बाद, 5 दशक इसमें प्लस करेंगे, यानी 5 दशक बराबर कितना होगा आपके? 50 साल। 50 साल इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1988 में क्या होता है? 5 दशक के बाद यानी 1988 में इसका नाम क्या पड़ा? काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। और 1938 में जो पहले इसका नाम क्या था? वन अनुसंधान प्रयोगशाला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? ऑप्शन ए NRDC, ऑप्शन बी NISCAIR निस्केयर, ऑप्शन सी नेहरू केंद्र, ऑप्शन डी ISWA। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन कौन करता है? NISCAIR निस्केयर करता है। तो निस्केयर की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। भारत में लोकप्रिय साइंस रिपोर्टर पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? निस्केयर करता है। और निस्केयर की शुरुआत कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और कहाँ से हुई थी आपके? मतलब 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2002 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और भारतीय वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण केंद्र के विलय से किसका स्थापना होती है? निस्केयर की स्थापना हुई थी। और यह क्या करता है? यह मासिक पत्रिका विज्ञान के जो शोध पत्र होते हैं, सूचना होती हैं और विचार होते हैं, उनका क्या करता है? आदान प्रदान करने का क्या एक मंच है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी पार्वती। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि बेतवा नदी क्या करती है? भोपाल के सबसे निकट बहती है। और बेतवा नदी निकलती कहाँ से है? रायसेन जिले के कुमरा गांव के पास कौन से पर्वत से? विंध्याचल पर्वत से। बेतवा नदी की लेंथ कितनी है आपकी? 480 किलोमीटर। ठीक है। और बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से आपके ज़िले बसे हुए हैं?
जैसे कि भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर। और आपकी जैसे कि बेतवा नदी कहाँ पे जाके मिल जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे? हमीरपुर में। कौन सी नदी में मिलती है? ये मिलती है आपकी किसमें? यमुना नदी में। यानी बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। और जो और बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? आपकी बेतवा नदी। इस बात को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। कौन सी बात को? कि बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त को, ऑप्शन बी 25 अगस्त को, ऑप्शन सी 21 अगस्त को, ऑप्शन डी 30 अगस्त को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर कौन थे? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर उपनाम से भी जाना जाता था। और मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में उस टाइम पे क्या हुआ? 3 ओलंपिक में, मतलब जब भारत में हॉकी की टीम 3 ओलंपिक जीत के लाई थी, उनमें क्या था? हिस्सा लिया हुआ था। वो 3 ओलंपिक कौन कौन से थे? 1928 का ओलंपिक था ये। तो ये कहाँ पे हुआ था? एम्स्टर्डम में। इसके बाद 1932 के ओलंपिक में भी भारत ने स्वर्ण जीता था। ये कहाँ पे हुआ था? लॉस एंजल्स में। और तीसरा कौन सा? 1936 में। ये कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में। उस टाइम पे क्या हुआ था? क्या जो भारतीय हॉकी टीम के सदस्य कौन थे? आपके मेजर ध्यानचंद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक राज्य का राज्यपाल एक होता है। ऑप्शन ए संवैधानिक प्रमुख, ऑप्शन बी वास्तविक प्रमुख, ऑप्शन सी आनुवंशिक प्रमुख, ऑप्शन डी संसदीय प्रमुख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक राज्य का राज्यपाल क्या होता है? ऑप्शन ए क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति जो है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 155 के तहत करता है। ठीक है। और राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करता है। जो राज्यपाल होता है, जैसे राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करना है तो कौन से आर्टिकल के तहत करता है? राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है आर्टिकल 165 के तहत करता है। इसको राज्य विधानसभा को विघटित करने का अधिकार भी है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को वहाँ की विधानसभा को क्या करना है? भंग करना है या विघटित करना है, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? आर्टिकल 174 के तहत करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ये 2016-17 में जब MP पटवारी के क्वेश्चन मतलब पेपर हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उस टाइम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? आपके राजीव महेश्वरी थे। और प्रेजेंट में कौन है? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? यानी क्या कौन है? आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। CAG सरकारी विभागों के लेखों आय व्यय की जांच करता है, चाहे वह केंद्र या राज्य के मतलब कोई सी भी सरकार से संबंधित हो। CAG अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आर्टिकल कितने के तहत करता है? आर्टिकल 148 के तहत करता है। और जो CAG होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होगा या 65 ईयर, यानी दोनों में से जो पूर्ण हो जाएगा ये उसकी क्या होती है? आयु, मतलब आपकी क्या होती है? उसका मतलब आयु होती है। कार्यकाल होता है, आयु नहीं कार्यकाल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था? ऑप्शन ए मंसूर अली खान पटौदी, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी अजीत वाडेकर, ऑप्शन डी बिशन सिंह बेदी।
तो इसका सही आंसर क्या है? अजीत बाड़ेकर। यानी भारत के पहले ओडीआई कप्तान कौन होंगे आपके? अजीत बाड़ेकर। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या होगी? वनडे क्रिकेट की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। भारत ने अपना पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को, भारत ने अपना पहला वनडे कब खेला था? 13 जुलाई 1974 को खेला था। और किसके विरुद्ध खेला था? इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। तो उस टाइम भारत के कप्तान कौन थे? वनडे कप्तान अजीत वाडेकर थे, ठीक है। और जो पहला मैच यानी पहला जो वनडे मतलब ओडीआई हुआ था वो कितने ओवर का था आपका? 55 ओवर का खेला गया था। और अभी जो वनडे कप्तान मतलब वनडे जो मैच होते हैं वो कितने ओवर के होते हैं? 50 ओवर के होते हैं। और भारतीय टीम ने अब तक कितने वर्ल्ड कप मैच जीते हैं? तो भारतीय टीम ने अभी तक कितने? 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। कब कब जीता था? पहला जीता था 1983 में, और दूसरा कब जीता था? 2011 में। और T20 कितने जीते हैं? अभी तक केवल एक T20 जीता है। और 2011 का जब वर्ल्ड कप जीता था उस टाइम आपके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए, बोधगया में बुद्ध की मूर्ति को। ऑप्शन बी, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम था। ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना में शामिल एक जहाज। ऑप्शन डी, विस्थापित बौद्ध भिक्षुओं के लिए तैयार बस्तियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण के कोड का नाम क्या था आपका? स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा भारत के द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड नाम था। यह परीक्षण कब किया गया था आपका? 18 मई 1974 को, ठीक है। और यह परमाणु परीक्षण संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी अन्य देश के द्वारा क्या किया गया पहला परमाणु परीक्षण था। यानी कि पहले जो परमाणु परीक्षण केवल कि आपके कितने 5 देश किया करते थे, जो कि आपके क्या यूएन के क्या थे? परमानेंट मेंबर थे। लेकिन भारत ऐसा देश था जो यूएन का परमानेंट मेंबर ना होती हुई उसने क्या किया था? परमाणु परीक्षण किया था। और जो परमाणु परीक्षण की जो मतलब टीम बनाई हुई करने वाली, उस टीम के मुखिया कौन थे आपके? भौतिक शास्त्री राजा रमन्ना। इस टीम जो गठित टीम की गई थी उसके क्या थे? ये लीडर थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में होती हैं आपकी 24 तीलियां। अशोक मौर्य कालीन शासक जिसका कार्यकाल कितना था? अशोक का कार्यकाल 273 से कितना? 232 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। सम्राट अशोक के शिलालेखों पर प्रायः एक चक्र बना होता था। कैसा चक्र बना होता था? ऐसा चक्र बना होता था। इसी का आज इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। इस चक्र में कितनी तीलियां होती थी? 24 तीलियां होती थी। यह चक्र धर्म चक्र का क्या था? प्रतीक था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी क्या है आपका? अशोक चक्र है। और इस मतलब इन 24 तीलियों में से 12 तीलियां दुख की तथा जो अगली 12 तीलियां हैं किसकी हैं? दुख से निर्माण का प्रतीक हैं। जी मैं सोचना कि टोटल 24 तीलियां हैं तो 12 सुख की होंगी 12 दुख की होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। 24 तीलियों में से 12 तीलियां किसकी हैं? आपकी दुख की हैं। और जो बची अगली जो 12 तीलियां हैं वो किसकी हैं? दुख से निर्माण की का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी ऑपरेशन चौक और डस्टर, ऑप्शन डी सभी के लिए शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है?
इसका सही आंसर है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकताएं मतलब आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, तो उसका नाम क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई थी 1987 में की गई थी। ठीक है, और इसके तहत आवश्यक सुविधाओं में क्या होगा आपका, जैसे कि चौक हुए, डस्टर हुए, इस तरह की क्या होगा चीज़ों को पढ़ाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इंदौर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है आपके कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना यानी किसकी, विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना कितने में कब की गई थी 1905 में, और किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। और सबसे जो मेन बात है इसकी, यह जो है ना आपका संगमरमर से निर्मित एक स्मारक है जो कि मुगल तथा ब्रिटिश, ध्यान रखना मुगल तथा ब्रिटिश वास्तुकला का क्या है, सुंदर उदाहरण है। और इसको क्या हुआ था 1935 में इसको क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी बालाघाट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी जबलपुर। जबलपुर जो जिला है उसकी साक्षरता दर क्या है, सबसे ज़्यादा है। जबलपुर के बाद किसकी आती है, इंदौर की, फिर आती है भोपाल की, फिर आती है बालाघाट की, फिर आती है क्या, ग्वालियर की। और न्यूनतम साक्षरता दर, सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, अलीराजपुर जिले की, उसके बाद आपकी है झाबुआ जिले की, उसके बाद बड़वानी जिले की, उसके बाद श्योपुर जिले की, उसके बाद क्या है आपकी धार जिले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए बिकाई श्रेणी, ऑप्शन बी गुडविल चोटी, ऑप्शन सी बैल चोटी, ऑप्शन डी कास्केड श्रेणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, गुडविल चोटी। गुडविल चोटी बोले तो सद्भावना शिखर। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश को पार कर यह पर्वत श्रृंखला बनारस की गंगा नदी में मिलती है। विंध्याचल पर्वत क्या है, मालवा का पठार का दक्षिणी छोर बनाता है। और इसके बाद दो श्रेणियाँ, एक तो कहाँ कैमूर की श्रेणी, दूसरी मैकाल श्रेणी में क्या कहता है, ये मतलब क्या होता है, विंध्याचल पर्वत क्या होता है, बढ़ जाता है दो श्रेणियों में। कौन कौन सी श्रेणियों में, एक तो कैमूर की श्रेणी बढ़ जाता है और दूसरा मैकाल श्रेणी बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी विपुल, ऑप्शन सी चचाई, ऑप्शन डी पार्वती। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए तमस नदी। तमस नदी क्या करती है, रीवा में पूर्वा झरने का क्या करती है, निर्माण करती है। तमस जैसे कि तमस का दूसरा नाम क्या है, टोन्स। तो पूर्वा झरना रीवा जिले में क्या है, स्थित है। यह झरना समुद्र तल से कितने 70 मीटर, यानी पूर्वा झरने की ऊंचाई कितनी है, 70 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। यह झरना तमस या टोन्स नदी पर स्थित है। पूर्वा झरना, ध्यान रखना मेन क्वेश्चन तो यही है, पूर्वा झरना निक बिंदु का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन से बिंदु का, निक बिंदु का, जहाँ पर नदी नीचे गिरकर झरने का क्या करती है, निर्माण करती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपका चचई जलप्रपात है। और किस जिले में है, रीवा जिले में है। और कौन सी नदी पर है, भीड़ नदी पर स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।